Hey guys, first of all, congratulations. We just hit 1000 subscribers. Subscribers नहीं कहूँगा. We can say the community of 1000 people. So very congratulations for that and thank you so much for your love and support. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTPC के बारे में. NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेटेड लिमिटेड के बारे में. एंड दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट पावर कंपनी इन इंडिया. और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इंडिया की 22% इलेक्ट्रिसिटी इसी कंपनी से आती है. तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द कंपनी और काफी सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. सो ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड क्लिक दैट बेल आइकन. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो लेट अस स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल. तो कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है. इलेक्ट्रिसिटी बनाने के यहाँ पे काफी सारे वेज होते हैं, काफी सारे सोर्सेज होते हैं. जैसे कि हम हाइड्रो पावर में फ्लो वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करके हीट बनाते हैं. हीट को यूज करके हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रीम आगे यूज होती है टनल को रोटेट करने में, जिससे एंड ऑफ द रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे काफी सारे वेज हैं. जैसे कि हम कोयल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, नेचुरल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और ऐसे काफी सारे वेज हैं जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. बट यहाँ पे मेनली कंपनी 4 मेथड्स को यूज करती है. पहला है थर्मल एनर्जी. इसके अंदर हम कोल जैसे फ्यूल्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. उसके बाद आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी. इसके अंदर हम नेचुरल सोर्सेज को यूज करके जैसे कि सनलाइट, विंड फ्लो, तो इस तरह को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर आ जाती है. तो इन 4 मेथड्स को यूज करके कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. तो कंपनी की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर से बनती है जो कि है 92.9%. उसके बाद 5.4% इलेक्ट्रिसिटी बनती है हाइड्रो पावर से और 1.4% इलेक्ट्रिसिटी बनती है रिन्यूएबल एनर्जी से. बट कंपनी ने कहा है कि वो ईयर 2032 तक 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे. मतलब कि यहाँ पे वो थर्मल पावर को डिक्रीज करके 70% ले जाएंगे. उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करके 24.6% ले जाएंगे, हाइड्रो पावर को इंक्रीज करके 3.8% ले जाएंगे और न्यूक्लियर पावर को 1.6% ले जाएंगे. इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास 62,000 मेगावाट से ज्यादा की इंस्टॉल कैपेसिटी है, विच इज लार्जेस्ट इन द कंट्री. और अभी कंपनी की 20,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है. इसे अगर हम सेक्टर से कंपेयर करें तो सेक्टर की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 370 गीगावाट की कैपेसिटी. और कंपनी की कैपेसिटी को कंपेयर करें तो कंपनी की कैपेसिटी सेक्टर की कैपेसिटी का 17% है. और कंपनी के अकॉर्डिंग वो अपनी कैपेसिटी को ईयर 2032 तक 130 गीगावाट तक ले जा सकते हैं. उस टाइम तक जो सेक्टर की कैपेसिटी है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि 817 गीगावाट तक जा सकती है. इसके अलावा अगर हम कंपनी की कैपेसिटी को ज्योग्राफिकली देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करती है और कौन सी स्टेट में कितनी कैपेसिटी है. और जिनके आगे प्लस लगा हुआ है मतलब कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो वो इस ईयर 1253 BUs की थी, जो कि पिछले साल 2019 में 1249 BUs की थी. मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने केवल 0.26% की ग्रोथ दिखाई है. बट अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के बारे में तो इंडिया की 22% इलेक्ट्रिसिटी यही कंपनी सप्लाई करती है. मतलब कंपनी के पास 22% का मार्केट शेयर है. चलिए अब हम बात लेते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में. पहले अगर हम न्यू प्लेयर से कंपटीशन की बात करें तो कंपनी के पास एंट्री बैरियर की एडवांटेज है. और उसके पीछे के रीजन से हैं कंपनी इस सेक्टर में ऑपरेट करती है जो कि काफी एसेट हैवी सेक्टर है. इसका मतलब ये कि इस तरह के सेक्टर में आपको काफी सारे एसेट चाहिए होते हैं, काफी सारे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स लेनी पड़ती हैं और उसके लिए आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है. इसी के साथ साथ एनटीपीसी जैसी कंपनी जो कि जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी काफी सारे प्लांट सेटअप्स हैं, तो उसे रेप्लिकेट करना काफी डिफिकल्ट है. उसके बाद जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी और ये कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी का 17% है. तो ये चीज इन्हें मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन प्रोवाइड करती है और इस सुपीरियर ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज की वजह से इन्हें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की भी एडवांटेज मिलती है. चलिए अब हम बात लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में. बट इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लेकिन जल्दी से फॉलो कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं यूट्यूब और इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ.
तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। तो अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 73,000 करोड़, 2017 में थी 82,000 करोड़, 2018 में थी 88,000 करोड़, 2019 में थी 1 लाख करोड़ और इससे 2020 में 1,09,000 करोड़ हो गई है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 6% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 10% हो चुकी है। बट अगर इससे हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें कि इंडस्ट्री ने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में 6% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्री ने और कंपनी ने लगभग सेम परसेंट की ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे वो थे 10,800 करोड़, 2017 में थे 10,700 करोड़, 2018 में थे 10,500 करोड़, 2019 में थे 13,700 करोड़ और इस ईयर 2020 में 11,600 करोड़ हो चुके हैं। बट यहाँ से हम देख रहे हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आ रहे हैं। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो उसके पीछे के यहाँ पे 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है रेगुलेटरी एक्शंस। यहाँ पे काफ़ी सारे रेगुलेटरी एक्शंस हुए थे जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स में डिक्रीज आया है। उसके बाद यहाँ पे जो टैक्सेस रेट हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आए हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आए हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 3% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 2.67% हो चुकी है। बट अगर इससे हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें कि इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में इंडस्ट्री ने -6% की ग्रोथ दिखाई है। बट इसे अगर हम कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ने यहाँ पे पिछले 3 साल में 3% की ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने सेक्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थे 15%, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 10% हो चुके हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। बट अगर इससे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स या फिर जिसे हम ग्रोस मार्जिन्स भी कहते हैं उससे कंपेयर करें, तो 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थे 27%, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर 35% हो चुके हैं। और इस इंक्रीज के रीज़न ये हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो चुकी है और इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इंक्रीज आया है। चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो है 1.61%, जो कि देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बट अगर इससे हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें, सेक्टर से कंपेयर करें, तो ये काफ़ी सही है। और इस सेक्टर का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मोस्टली ज़्यादा ही रहता है और इसके पीछे के रीज़न से हैं ये काफ़ी एसेट हैवी सेक्टर है। और ये रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनीज को अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट चाहिए होता है और इसीलिए इस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की करंट रेशियो के बारे में, करंट रेशियो यहाँ पे हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताती है कि क्या कंपनी और कितनी आसानी से कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर पाएगी। तो यहाँ पे जो कंपनी की करंट रेशियो है वह 0.91%, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। और उसके पीछे के रीज़न से हैं यहाँ पे जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो करंट एसेट से ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी कितनी आसानी से या फिर कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर पाएगी अपने आउटस्टैंडिंग डेट पर, इसे हम कह देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे जो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वह 0.42%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इससे अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री से या फिर इनके कॉम्पिटिटर से, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के रिसीवेबल्स के बारे में, तो रिसेंट क्वार्टर में जो कंपनी के रिसीवेबल्स थे जो कि डिस्कॉम से थे वो थे 19,000 करोड़। डिस्कॉम मतलब वो कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उसे हम डिस्कॉम कहते हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अपने रिसीवेबल्स को डिक्रीज करके 16,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और ये जो रिडक्शन आएगी वो मेनली आएगी कर्नाटक डिस्कॉम से, क्योंकि वो इन्हें 2500 करोड़ पे करने वाले हैं। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जो कंपनी की मेजर डेटर स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कंपनी के 4,000 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं।
उसके बाद आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास कंपनी के 3700 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं। और आखिरी में आ जाती है कर्नाटका स्टेट, जिसके पास कंपनी के 3000 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं। अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लोज के बारे में, तो यहाँ पे वो नेगेटिव चलते आ रहे हैं और उसके पीछे के रीजन से हैं। यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन के लिए, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स करते आ रही है और ये रीजन है कि यहाँ पे कंपनी के फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव चलते आ रहे हैं। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये आगे भी नेगेटिव दिखाई देने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी आगे भी फ्यूचर में एक्सपैंड करने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के आरओई के बारे में, मतलब कि रिटर्न्स ऑन इक्विटी, तो कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओई है वह 11%, जो कि पिछले 3 साल में डिक्रीज होकर 10% हो चुका है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूज डेट। कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है और अगर आप जानना चाहते हैं कि डेट को यूज़ कर आरओई कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो एनटीपीसी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1956 में और इसकी जो प्रमोटर थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करंट शेयर होल्डिंग के बारे में, तो वो है 51.02% की। और इस चीज़ की इन्हें काफ़ी एडवांटेज मिलती है जब वे फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। इन्हें फंड्स काफ़ी लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो अगर हम बात करें FIIs के बारे में, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 20 के क्वार्टर में, जो ये रीसेंट क्वार्टर था, उसमें जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 11.38% की, जो कि सितंबर 19 के क्वार्टर में थी 12.76% की। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें DIIs के बारे में, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे सितंबर 20 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 34.87% की, जो कि सेम सितंबर 19 के क्वार्टर में थी 30.65% की। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज दिखाई दिया है। चलिए अब हम वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो एनटीपीसी के पास मार्केट डोमिनेंस है विद लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी और कंपनी अपनी कैपेसिटी को और भी एक्सपेंड करने वाली है। तो इस चीज़ को ट्रैक करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान कैसे होने वाले हैं, मैनेजमेंट के ऊपर उसके क्या अपडेट्स होंगे और कंपनी उसके लिए कितने कैपेक्स करने वाली है। उसके बाद सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स सेक्टर के इक्वली चल रही है। पिछले 5 साल में जो कंपनी की सेल रही है वो सेक्टर के इक्वली रही है। तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की सेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग किस तरह से ग्रो कर पा रही है। और सेम चीज़ अप्लाई हो जाती है प्रॉफिट मार्जिन्स पर। उसके बाद लिक्विडिटी पोजीशन की बात करें तो करंटली लिक्विडिटी पोजीशन के मामले में कंपनी थोड़ा लैग कर रही है। तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को इंप्रूव कर पाएगी और किस तरह से वो होने वाली है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने रिसीवेबल्स को रिड्यूस करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या मैनेजमेंट ने जो कहा है वो सही होने वाला है और रिसीवेबल्स को हम रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। तो ये थी पूरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर और मैं आपको हमेशा से कहते आया हूं कि आपको हमेशा एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए कि एनालिसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है, ताकि आप अपनी एनालिसिस को और भी इंप्रूव कर सकें और आप कंपनी को रेगुलरली ट्रैक कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।